बचपन में अगर ये एपिलेप्सी की बीमारी अगर किसी को है तो कितने चांसेस है कि किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जाकर के वो ठीक हो जाएंगे? क्या ऐसे कुछ चांसेस हैं या नहीं है? बचपन में ज़्यादातर दौरे जो बचपन में होते हैं वो जब एडल्टहुड आता है तो वो ठीक हो जाते हैं। ये बचपन के दौरों की अच्छी बात है। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं जो जैसे चाइल्डहुड एब्सेंस एपिलेप्सी और बहुत सारी एपिलेप्सीज ऐसी होती हैं जिसमें कि जैसे आपकी एज बढ़ती है, प्यूबर्टी आती है, हार्मोन्स चेंज होते हैं बॉडी में और सीजर्स आने रुक जाते हैं। और लेकिन कुछ टाइप की सीजर्स ऐसे भी होते हैं जो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक टाइप सीजर होता है जीएमई जिसको बोलते हैं, 10, 11, 12 साल की उम्र में आता है और फिर वो लाइफ लॉन्ग चलता है। उसकी खास बात ये है कि अगर आप दवाई लेते रहेंगे तो बहुत मिनिमल डोज ऑफ मेडिसिन से ही आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, लेकिन अगर दवाई छोड़ेंगे या अल्कोहल कंज्यूम करेंगे या नींद कम होगी तो आपको सीजर आ जाएगा। तो मतलब वैसे उस वाले जो आप बता रहे हैं उस एपिलेप्सी पे दवाई कंटिन्यूअस लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये सबसे ज्यादा आई थिंक बिल्कुल। सो चाइल्डहुड में दो टाइप के सीजर आते हैं, एक होते हैं इडियोपैथिक जिनका कोई कारण नहीं, और कुछ चाइल्डहुड जेनेटिक एपिलेप्सीज होती हैं। जो जेनेटिक एपिलेप्सीज होते हैं उन सब में लाइफ लॉन्ग आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है, वो आगे तक आते रहते हैं। और मोस्टली चाइल्डहुड एपिलेप्सीज जैसे आप 14-15 का एज क्रॉस करते हो सीजर्स आने बंद हो जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और एक इसके साथ एक और अच्छी बात है कि जो बचपन में दौरे आते हैं, ज़्यादातर दौरों का बच्चे के मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट पर कोई फ़र्क नहीं, ना तो उसकी पढ़ाई में कोई फ़र्क पड़ेगा, ना उसकी बॉडीली एक्टिविटीज़ में कोई फ़र्क पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोगों में एक बहुत कॉमन वो है कि बच्चे को अब दौरा हो गया, अब ये क्या सर पढ़ पाएगा? हाँ बिल्कुल पढ़ पाएगा। कितने सारे साइंटिस्ट हुए जिनको एपिलेप्सी थी, ठीक है। अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उनको था एपिलेप्सी। सो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को एपिलेप्सी है तो वो पढ़ नहीं सकता या वो स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं कर सकता। आपने एक एग्जांपल दिया सानिया शेख का, सो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें मतलब वो एक्टर है तो शी ऑब्वियसली शी इज दंगल में भी वो सब अपने स्टंट्स या रोल्स वो कर ही रही थी। सो उससे उसके बेसिकली फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो टू कट इट शॉर्ट इज कि मोस्टली चाइल्डहुड एपिलेप्सीज जब एडल्टहुड आता है तो वो ठीक हो जाते हैं। कुछ चाइल्डहुड एपिलेप्सीज स्पेशली जेनेटिक एपिलेप्सीज ऐसी हैं जो कि पूरी एज कंटिन्यू रह सकती है। तो मैम मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि बच्चों में और एडल्ट में एपिलेप्सी के जो लक्षण होते हैं क्या अलग होते हैं या सिमिलर होते हैं? बचपन में कुछ जेनेटिक एपिलेप्सीज हैं जिनके स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, बट एज सच कोई अलग तरीके की एपिलेप्सी नहीं है कि जो एडल्ट्स में होती है और बच्चों में नहीं होती, या बच्चों में होती तो एडल्ट्स में नहीं हो सकती है। एपिलेप्सी को ऐसे हम डिवाइड नहीं करते हैं। एपिलेप्सी का जो क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया वो उनके सिम्टम्स पे डिपेंडेंट है, और जो कारण जिसको हम देखते हैं कि इडियोपैथिक, जेनेटिक, सिम्प्टोमेटिक या एपिलेप्सी सिंड्रोम या एपिलेप्सी एन्सेफेलोपैथी, तो वो कुछ है कि उस तरीके से क्लासिफिकेशन बना हुआ है। हाँ, बच्चों के कुछ एपिलेप्सी सिंड्रोम्स होते हैं जो वो एडल्टहुड तक जाते हैं, जैसे कुछ एलजीएस सिंड्रोम हो गया या वेस्ट सिंड्रोम हो गया, या बहुत सारे ऐसे सिंड्रोमिक क्लासिफिकेशन है एपिलेप्सी की, जो ये बचपन से ही बच्चों को दौरे पड़ना शुरू हो जाता है। एंड वो जैसे जैसे एज करते हैं तो वो चलते रहते हैं, तो वो दवाइयों से कुछ कंट्रोल में रहते हैं सीजर्स, तो वो हम एडल्टहुड में भी वैसे सीजर्स देखते हैं। बट वो एक स्पेसिफिक हो जाता है कि अच्छा ये बचपन से चाइल्डहुड एपिलेप्सी है जो हमें एडल्ट्स में भी दिख रही है। ओके, मतलब मोस्टली सिमिलर होते हैं, बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। सर आपसे मेरा एक और सवाल होगा कि मतलब मिर्गी के एग्जैक्ट रीजंस क्या हैं? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक ही है, तो मतलब अगर आपके घर परिवार में किसी को है तो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा ही। तो एग्जैक्ट रीजंस क्या, और क्या सच में मिर्गी होना जेनेटिक है या नहीं? तो मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले करूँगा। मोस्टली एपिलेप्सी जेनेटिक नहीं होती है। सो मोस्टली एपिलेप्सी जो है वो स्पोरेडिक होती है, इडियोपैथिक होती है, जिसका कोई जेनेटिक रीज़न नहीं है, कोई जेनेटिक लिंकेज नहीं है। इनफैक्ट जिन लोगों को एपिलेप्सी है भी सही, उनके बच्चों में एपिलेप्सी होने के चांसेस बहुत कम ही होते हैं। सो नॉर्मल पॉपुलेशन से हो सकता है थोड़े से ज़्यादा हों, बट वेरी लेस। सो जेनेटिक एपिलेप्सीज आर वेरी लेस कॉमन एज सच। आपका पहला सवाल जो था कि एग्जैक्ट रीजंस क्या हैं। सो एग्जैक्ट रीज़न एपिलेप्सी के अलग अलग हो सकते हैं। जो एक होती है इडियोपैथिक एपिलेप्सी जिसमें कोई कारण नहीं है, इट्स जस्ट सिंपल बैड लक। क्या हुआ है कि आपके ब्रेन में दो टाइप के केमिकल्स होते हैं, एक एक्साइटेटरी केमिकल्स जो ब्रेन को एक्टिवेट करके रखते हैं, और एक इनिबिटरी केमिकल्स जो उसको रोक के रखते हैं। आपको भागना है तो पॉजिटिव चाहिए, रुकना है तो नेगेटिव, जागना है पॉजिटिव, सोना है नेगेटिव। नॉर्मली ये बैलेंस में रहते हैं। अगर किसी तरह से इनका बैलेंस बिगड़ जाए
जैसे एक्साइटेटरी वाला जो केमिकल है वो बढ़ जाए और जो इनिबिटरी केमिकल, जो रोकने रखने वाला केमिकल है, वो कम हो जाए, तो क्या होगा, ब्रेन में सडनली एक स्पार्किंग होगा। तो किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से बढ़ते हैं या ऐसे ही बढ़ जस्ट जाते बैड लक, सिंपल Bad luck. ब्रेन बैड लक। सो वो हो सकता है मुझे हो सकता है आपको हो सकता है किसी को भी हो। सो वो जस्ट एक केमिकल का इम्बेलेंस है जिसकी वजह से सीजर होते हैं, और जब वो ऐसा होता है अचानक से, तो ब्रेन में एक शॉर्ट सर्किट, एक हाई एनर्जी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से आपको दौरे आते हैं। Okay. तो मोस्टली इडियोपैथिक स्पोरेडिक कारण होते हैं एपिलेप्सी के, जिसमें केमिकल इम्बैलेंस होता है, बट कुछ एपिलेप्सीज के पेशेंट्स में अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन में कोई ट्यूमर का होना, ब्रेन में कोई गांठ का होना, ब्रेन में ब्लीडिंग का होना, क्लॉट का होना, चोट लगने की वजह से ब्रेन में निशान का बन जाना, तो इन सब से भी एपिलेप्सीज आती है। बट मोस्टली पेशेंट्स में इफ़ यू फाइंड सब कुछ नॉर्मल होता है और सिर्फ ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से एपिलेप्सी होती है। तो जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा था कि कई लोग कहते हैं कि एपिलेप्सी जिन्हें होती है उनकी एमआरआई नॉर्मल आती है, तो उनकी एमआरआई अब नॉर्मल आनी चाहिए, तो ये वाली क्या बात? मोस्टली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो कहते हैं, डॉक्टर साहब आपने बताया मेरे बच्चे को या मेरे रिश्तेदार को मिर्गी की दिक्कत है, बट इसका एमआरआई और ईईजी आपने कराया, ये तो नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है तो फिर एपिलेप्सी कैसे है? तो यही मैं उनको बताता हूँ कि मोस्टली जो एपिलेप्सी का कारण है वो केमिकल इम्बैलेंस है, तो वो किसी ब्रेन के एमआरआई में पिकअप नहीं होगा। ब्रेन के एमआरआई में तो कोई ट्यूमर वगैरह पिक होगा, और ईईजी भी आपकी ब्रेन में जो स्पार्किंग है, जैसे हार्ट का ईसीजी होता है ऐसे ब्रेन का ईईजी होता है, तो वो भी आपके ब्रेन में स्पार्किंग कुछ पकड़ेगा, लेकिन वो तभी पकड़ सकता है जब उस समय हो रही है। लेकिन मिर्गी के मरीज में हमेशा तो स्पार्किंग नहीं हो रही, जिस समय उसको दौरा आया तभी हो रही है। तो इसीलिए अगर आप ईईजी और एमआरआई नॉर्मली पेशेंट्स का कराएंगे, सो 85 to 90% पेशेंट्स का एमआरआई और ईईजी दोनों नॉर्मल होता है, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उन्हें एपिलेप्सी नहीं। ठीक है, तो मतलब जिन लोगों में कंफ्यूजन होगा एमआरआई को लेकर के और जो एग्जैक्ट रीज़न जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो सर ने बताया कि ब्रेन बैड लक, एंड देन जैसे कि सर ने बताया कि एमआरआई वाली जो चीज़ भी है वो नॉर्मल अब नॉर्मल होना उससे कोई मैटर नहीं होता उससे। ओके मैम, मेरा आपसे सवाल होगा कि मिर्गी को सही करने के लिए कोई ऐसा कोई मार्केट में नया इफेक्टिव तरीका आया है जो एकदम पाथ ब्रेकिंग साबित हुआ हो, और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? मतलब कोई ऐसा तरीका आप बताइए प्लीज। इलाज एपिलेप्सी की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही साइंटिफिक बेसिस पे हुई है, बहुत रिसर्च हुई है इस फील्ड में। सो हमारे पास मेडिसिन है, ड्रग्स अवेलेबल हैं, और अगर पेशेंट ड्रग्स पे कंट्रोल नहीं आता है तो देर आर एपिलेप्सी सर्जरीज एंड DBS हैज़ ऑल्सो been shown to be proven as effective to control seizures. But जो second two जो मैं आपको options बता रही हूँ कि epilepsy surgery या DBS या vagus nerve stimulation भी कुछ है available as a treatment option, वो बहुत ही selected group of patients के लिए ही approved है। So अगर आपके पास 10 या मैं कहूँ कि आपके पास 100 पेशेंट्स है एपिलेप्सी के, तो हो सकता है उनमें से 5 या 10 में ही ये ट्रीटमेंट ऑप्शन हम एक्सरसाइज कर पाएँ, बाकी 90% पेशेंट्स को हमें ट्रीटमेंट जो ड्रग्स होती हैं उसी से ही हमें मैनेज करना होता है। तो हम सर्जरी या DBS पे कब आते हैं? वो तब आते हैं जब हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट फेल होती है, कि हमने 2 to 3 गुड सीजर मेडिकेशंस दी हैं पेशेंट्स को, ड्रग रिफ्रैक्टरी हो रहा है कि सीजर्स की मेडिसिन लेते हुए पेशेंट को दौरे पड़ रहे हैं, और हमें ब्रेन में ऐसे हमने एक लीजन, एक एरिया हम आइसोलेट कर लेते हैं जहाँ से हम ये पता कर पाते हैं कि दौरे कहाँ से शुरू हो रहे हैं, और उसमें बहुत सारे एक प्री सर्जरी वर्कअप होता है जिसमें देखा जाता है कि इस अगर ब्रेन के एरिया की हम अगर सर्जरी करते हैं तो दौरे हमारे कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। सो एपिलेप्सी सर्जरी इज़ अ वेरी पेशेंट बेस्ड, पेशेंट पे डिपेंड, उसके क्लिनिकल प्रोफाइल पे, MRI पे, PET, SPECT, आजकल MEG एक इमेजिंग टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं कुछ पेशेंट्स में जो एपिलेप्सी सर्जरी के लिए हम लोग जिनको कंसिडर कर रहे होते हैं। तो बट वो सारी चीज़ें बहुत ही स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए है। ओके ठीक है, तो मतलब जैसे आपने कहा कि पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। ठीक है।